डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश भर में पदयात्रा निकालेगी बीजेपी। मोदी 3.0 सरकार की बताई जाएंगी उपलब्धियां। मोदी सरकार के 11 साल का जश्न मनेगा। सांसद भी क्षेत्रों में करेंगे पदयात्रा। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। देश ने एकजुट होकर संकल्प लिया था, कल्पना से भी बड़ा सजा देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, बीकानेर में पीएम मोदी के खोखले डायलॉग्स। पहलगाम के हत्या ने कहा है, कोई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। पीएम के बीकानेर दौरे पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान। पाकिस्तान के इस झूठ को झूठा साबित किया। उन्होंने इन दोनों एयरबेस पर हमला किया। सलमान के घर में जबरन घुस रहा शख्स गिरफ्तार। कार में छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा था। सलमान के पास है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बेमेतरा जिले के ग्राम मरतरा निवासी रामावतार चंद्राकर महीनों से अपनी नाती विक्की चंद्राकर के इलाज के लिए सरकारी सहायता राशि के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। बता दें कि विक्की की किडनी में कैंसर होने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत इलाज की सलाह दी थी, लेकिन इलाज का खर्च लाखों रुपए में आ रहा था, जो रामावतार के लिए एक छोटे किसान परिवार से जुटाना बेहद कठिन था। रामावतार ने कई बार सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री से भी अनुदान राशि का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक ये राशि नहीं मिली। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की और बताया कि मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि आज ही ये राशि रामावतार के खाते में जमा कर दी जाएगी। हम मथुरा लाए हैं। वो नाम है रामावतार चंद्राकर। वो नाती की इलाज हुआ थे बॉम्बे में, तो 1 साल हो गए वहाँ इलाज। तो पैसा कलेक्टर में आज हम लेटर रही से मुख्यमंत्री में लेता, तो 50,000 देहूँ के ही से कलेक्टर है। 4 जनवरी के हम जन दर्शन में आ रहे हैं, वही दिन बोले 50,000 देहूँ की के। वो 8 भेरी तो हम मिले ही नहीं, तो उड़म चल रहे थे। मैं कहा चाहो देना है तो दे दे, नहीं देना है तो नहीं। तो वो बोल रहे साहब कलेक्टर स्वेच्छा अनुदान की राशि जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी और उनकी राशि जो है आज उनके खाते में अंतरित कर दी जाएगी। हम मथुरा लाए हम। वो नाम है रामावतार। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश से सड़क मार्ग के माध्यम से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स, फल, स्वादिष्ट पेय, स्नैक्स, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर आदि वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने देश हित में उठाया। एक ऐतिहासिक कदम, साहसिक कदम बताया है। कैंट छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश संखाला ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को किसी प्रकार का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश से जो आ रही वस्तुएं हैं उस पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसका जो पूरा व्यापारिक संगठन बहुत स्वागत और ऐतिहासिक जो निर्णय है उसका स्वागत करता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग से जो रेडीमेड गारमेंट्स, फल और पेय पदार्थ, स्नैक्स, प्लास्टिक उत्पादन, लकड़ी का फर्नीचर वगैरह जो भी आता है, उससे क्या होता है कि वो मतलब व्यापारियों के देश हित के लिए जो ये कदम भारत सरकार ने उठाया है, ये मतलब हर व्यापारी के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक है। और व्यापारी जो है बहुत ज्यादा परेशान था इससे, जो उनका हल्का क्वालिटी का जो माल आ रहा था, कपड़े हो गया, पेय पदार्थ हो गया और काफी चीजें जो आ रही थी, उससे व्यापारी बहुत परेशान था। और व्यापारी परेशान इसलिए था कि वहाँ हल्की वस्तु आती थी और हल्की वस्तु आने के कारण जो है बाजार में उसको विक्रय करके आज चाहे दुर्ग को, राजनांदगांव, भिलाई हो, आसपास के सभी व्यापारी जो है
बर्बादी की कगार पर आ गए थे। और ये निर्णय केंद्र सरकार की देशभक्ति और व्यापारियों के सम्मान की पुष्टि है। भारत ने बांग्लादेश से जो आ रही वस्तुएं उस पे जो दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आज हिंदी भवन के सामने जेआरडी स्कूल में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य रूप से महापौर बाघामर से आयुक्त सुमित अग्रवाल, MIC कार्यपालन अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। आज शिविर में 107 आवेदनों, मांग 85 शिकायतें, 22 शेष शून्य, 107 आवेदनों का निराकरण किया गया। लगातार जो है नगर पालिका निगम में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये चौथा जो है समाधान शिविर का आयोजन आज ये जेआरडी स्कूल में किया जा रहा है। आज इस शिविर से संबंधित हमको कुल 246 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 237 मांग थे और जो बाकी जो है वो शिकायत के संबंधित थे। तो सभी का निराकरण कर लिया गया है संबंधित विभागों के द्वारा। और जो मांग संबंधित कुछ आवेदन थे जो कि बजट से संबंधित है, जिसके लिए की राशि की आवश्यकता है, उसका भी औचित्य का परीक्षण करते हुए शासन को उसका स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जैसा ही इसका स्वीकृति मिलेगा तो फिर उसमें भी कार्य कराया जाए। शिकायतें जो हमको नगर निगम में प्राप्त हुई है, एक तो पहला है अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हुआ है, दूसरा है कुछ की कहीं पर नाली सफाई को लेकर या फिर कहीं पर किसी घर वाले के द्वारा या दुकान वाले के द्वारा कहीं कचरा फेंक दिया जाता है उसको लेकर, या तो फिर पानी को लेकर। ये तीन मेन जो है ये शिकायतें जो है नगर निगम से संबंधित प्राप्त हुई। पर अभी भी हमको लगता है कि लोगों को थोड़ा सा और अवेयर करना बाकी है, क्योंकि जब तक लोगों की सहभागिता स्वच्छता के प्रति नहीं बढ़ेगी या नहीं दिखेगी, तब तक केवल निगम प्रशासन या और कोई जनप्रतिनिधि उसको नहीं कर पाएगा। तो हमको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्वच्छता अभियान में जोड़ना है, क्योंकि लोगों द्वारा अभी भी कहीं ना कहीं खुले में कचरा या नाली में या नालों में कचरा फेंका जा रहा है, जिसके कारण की गंदगी फैल रही है और हमको सफाई करने में कठिनाई होती है। हमारे घर घर जो है गाड़ियाँ ट्राईसाइकिल जाती है। अगर किसी भी नागरिक को उनके घर में ट्राईसाइकिल नहीं जा रहा है कचरा गाड़ी, तो 1100 नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पर जरूर जो है गाड़ी। दुर्ग नगर निगम में 300 कर्मचारियों को ग्रेजुएटी फंड की राशि का वितरण किया जाएगा, जिसकी कुल राशि लगभग 8.5 करोड़ रुपए है। इस राशि में मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। नगर निगम के वित्त प्रभारी नरेंद्र बंजारे ने कहा कि वे इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे। उनके कर्मचारियों को उनके ग्रेजुएटी फंड की पूरी राशि मिलेगी बिना किसी कमीशन के। उन्होंने कहा कि अगर कोई कमीशन की बात कहता है तो वे हर तरह की जाँच के लिए तैयार है। ग्रेजुएटी की जो राशि, उपादान की जो राशि होती है, वो कर्मचारियों के जीवन काल के जितने भी वो वर्ष तक कार्य किए हैं उतने कार्यों का उनका एक सबसे अचीवमेंट राशि होती है। इस राशि के बारे में पहले भी हम जब पक्ष में थे तो हमने भी ये मुद्दा बहुत उठाया था कि काफी लेन देन होती है, और लेन देन होने के साथ साथ जो कर्मचारियों का जो पैसा था वो दर दर भटकते थे। जब हमने वो मुद्दा उठाते थे तो यही विपक्षी कांग्रेस जो है वो कहती थी कि हमारा जितना भी आरोप है झूठा है। जनता ने सत्ता बदल दिया, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई, अलका बागमार जी के नेतृत्व में। हमने जो वादे चुनाव के पहले और विपक्ष होते हुए हमने जब सभा में या बजट में उठाए थे, उसमें उपादान की राशि सबसे प्रमुखता से उठाया गया। सबसे पहले इसकी निष्पक्षता, पारदर्शी, हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। तो हमने सबसे पहले एक नीति और नीति बनाया कि हम सबसे पहले एक सूची बनाएंगे कि कितने लोगों का पैसा है, कितने मृतक है, कितने जीवित। क्योंकि जब भी लेन देन की पारी आती थी इनकी, तो हमेशा कुछ ना कुछ कहकर बहाना बनाकर कर्मचारियों को घुमा दिया जाता है। इसलिए हम जिनको भी दावा पत्ती अगर करना है, अगर किसी के नाम में त्रुटि हो, जन्म तिथि में त्रुटि हो, सरने में त्रुटि हो, तो ये सारी समस्याओं के लिए हमने एक सूची जारी कर दी। पूर्ववर्ती सरकार ने कभी सूची जारी ही नहीं किया, तो लोग हर कर्मचारी दर दर भटकते थे कि हमारा नंबर कब आए।
कबीरधाम जिले के बोडला में आयोजित त्रिदिवसीय संत सदगुरु कबीर समागम समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में माता सुलक्षणा देवी के प्रवचन कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। माता सुलक्षणा देवी ने अपने प्रवचन में संत कबीर के दोहों के माध्यम से जीवन में सादगी, सत्य और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संत कबीर की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा और परस्पर प्रेम को बढ़ावा दे। उनके प्रवचन में भक्ति, करुणा, सामाजिक एकता के संदेश ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब बोडला तहसील में आज 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है और आज के दिन में भोजन भंडारा जो है यहाँ पर 5000 6000 लोग का भोजन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ 2 दिवस हो गए चलत भंडारा। अभी तक लगभग कितना आदमी आ चुके हो? जनसंख्या की कोई गिनती नहीं है। अच्छा। सुबह से चल रहा है ना, कितना खा रहे हैं, कितना आ रहे हैं, कितना जा रहे हैं। 20 कुंटल चावल का खपत हो गया। दिन रात 12 बजे रात तक चलेगा, कल और चलेगा, कल चौका आरती होगा। अब बोडला तहसील में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर उदयांचल परिवार की ओर से आज संगोष्ठी सभा की बैठक रखी गई। उदयांचल परिवार के चेयरमैन पद्मश्री पुखराज बाफना ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 5 लाख करोड़ की राशि बच सकती है, जो गरीबों के काम में इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी की राय ली जाएगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में उदयांचल परिवार की बैठक हुई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। बैठक काफी सकारात्मक रही। आज संगोष्ठी के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भी अपने राजनीतिक अनुभव से बताया कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा। उदयांचल परिवार के पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 5 लाख करोड़ की राशि बच सकती है, जो गरीबों के काम में इस्तेमाल की जा सकती है। राजनांदगांव में वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय को लेकर उदयांचल के द्वारा गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में आए थे। हमारे सांसद संतोष जी, गाजी वकील साहब, डॉक्टर पुखराज बाफना जी और हमारे महापौर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूरे नगर के सभी समाज के सभी वर्ग के, आज बुद्धिजीवी वर्ग के इतने लोग मैं बहुत दिनों बाद किसी कार्यक्रम में देखा। 100% पूरे नगर की उपस्थिति यहाँ रही और एक अच्छी सार्थक चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पे हुआ और इसके औचित्य को कि किस प्रकार कमेटी बनी और कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया और मोदी जी इस देश में आने वाले समय में एक देश एक चुनाव चाहते, जो पहले आज़ादी के बाद लगातार 3-4 चुनाव इसी तर्ज में हुआ वन नेशन वन इलेक्शन। बाद में मध्यावधि चुनाव होने के बाद 67 के बाद परिस्थिति बदली, फिर चुनाव अलग अलग होने लगे। तो ये परिस्थिति फिर आ जाएगी। देश के 4 से 5 लाख करोड़ रुपया का बचत होगा। 40 से 50 लाख कर्मचारी पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव में काम करते हैं। आचार संहिता में पूरा समय बर्बाद होता है और साल में कहीं न कहीं हर साल 6 चुनाव हिंदुस्तान में एवरेज होते हैं। हर साल 6 चुनाव एवरेज, कहीं जिला का, कहीं जनपद का, कहीं विधानसभा का, कहीं लोकसभा के अन्य चुनाव में। तो ये इसको तोड़ने के लिए आज एक अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ और आम सहमति से यहाँ से भी हम लोगों ने सब मिलकर एक प्रस्ताव भेजा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राजनांदगांव की जनता, यहाँ के बुद्धिजीवी सर्वसम्मति इस प्रस्ताव पास करके भेजते हैं। एक तो भौगोलिक क्षेत्र और खासकर वो भाषाएं, ये बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए। कोई चुनौती नहीं है। जब मैं पहले बता चुका हूँ, 4 चुनाव हुए। जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, 52 में हुआ, 57 में हुआ, 65 में हुआ, 67 में हुआ, हो चुके हैं। ये कोई टेक्निकल चीज थोड़ी है भाई। जब एक पंचायत का सरपंच, जनपद, जिला 4 वोट देता है, एक सोसाइटी के लड़ने वाला 11 वोट देता है, कहीं गड़बड़ नहीं करता, तो हिंदुस्तान के मतदाता को इतना कमजोर क्यों समझते हो? भौतिक रूप से आप इतने मजबूत हो
कि आप सबको अलग अलग वोट दोगे। कहीं लोकसभा में जीतता है, कहीं विधानसभा में जीतता है। उदाहरण सैकड़ों हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव का उदाहरण है कि कब कहाँ चुनाव होता है, कौन जीतता है। विधानसभा का रिजल्ट क्या आता है, विधानसभा में छत्तीसगढ़ का देख लो, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, मगर लोकसभा में हमारा बहुमत था, यानी 9 से ज्यादा जीत गए। तो मतदाता बहुत होशियार है, अपने हिसाब से वोट देता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन में भौगोलिक दृष्टि से कोई दिक्कत किसी भी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ये पूर्व में हो चुका है और होता रहा। राज्य आज 24 केंद्रों में प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 14,280 विद्यार्थियों की जनसंख्या थी। पहले चरण में डीएड की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। पहले चरण की परीक्षा 24 केंद्रों में आयोजित की गई, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 53 केंद्रों में होगी। आज परीक्षा देने आए विद्यार्थियों की पहचान की जाँच करने के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी सुबह से ही पहुंच गए, जहां उनकी ID कार्ड की जाँच की गई। परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12:15 तक और दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित की गई। ये आप कौन सा एग्जाम दिए हैं अभी और आगे क्या बनेंगे और क्वेश्चन जो थे वो कैसे आए? मैं डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाई हूँ। अभी सुबह का शिफ्ट था और क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया। आज हमारा बीएड का एग्ज़ाम था और मॉर्निंग शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में डीएलएड का होने वाला है। इसके बाद हमारा को यहाँ राजनांदगांव में सेंटर मिला हुआ था और आज बीएड का पेपर बहुत ही अच्छा आया था और जिस टाइप से हमने तैयारी की थी उससे अच्छा आया था। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी बहुत अच्छे से आए थे। आज यहाँ पर बीएड की एग्ज़ाम हुई प्रथम पाली में, जिसमें 24 सेंटर थे। उसमें प्रथम पाली में 5,895 विद्यार्थी जो थे यहाँ उपस्थित थे और 24 केंद्रों में हुई और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। किसी प्रकार से कोई यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये ज़रूर होता है कि बच्चों को जो मूल पहचान पत्र लेके आना होता है, वो मूल पहचान पत्र लेकर अभी भी नहीं आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशन सहित देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उद्घाटन किए गए अमृत स्टेशनों में बिलासपुर मंडल का अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल के उरकुरा भिलाई भानु प्रतापपुर स्टेशन और नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल है। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। ये स्टेशन एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश विदेश से भक्तजन माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। इस हाईटेक स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे, स्थानीय नेता और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पवित्र तीर्थ स्थल माता बमलेश्वरी के इस स्थान डोंगरगढ़ में मैं तो आज देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि पहले का स्टेशन कैसा था और आज इतना भव्य दिव्य आधुनिक स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्मित किया गया है। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अश्वनी वैष्णव जी को बधाई देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे जिले के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के इस डोंगरगढ़ को उन्होंने शामिल किया। साथ में राजनांदगांव तो है ही, आने वाले कुछ दिनों के बाद उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। किंतु यहाँ जो व्यवस्था है बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अत्याधुनिक यहाँ कोच के साथ साथ पार्किंग के साथ साथ चौड़ी सड़कें, टिकट काटने की जो व्यवस्था है, प्रतीक्षालय की जो व्यवस्था है और लिफ्ट की व्यवस्था, सब प्रकार से अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक प्लेटफॉर्म बढ़ा भी है।
बहुत सारी चीजें बोलने के लिए है। यहाँ मैं ये कहूंगा कि हमारे परमाल कसा से नया रायपुर होते हुए खरसिया तक भी जो निर्माण होने वाला है स्वीकृत हो चुका है। ये 7,853 करोड़ का है। ये हम सब के लिए उपलब्धि वाली बात है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का विस्तार विकास हुआ है, किंतु यहाँ ट्रेनों की अत्यंत कमी है। लोकल ट्रेन रेलवे डोंगरगढ़ के लोगों को हमेशा से छल रहा है। यहाँ जो पहले रेलवे का वैभव था, 100 इंजन यहाँ पे रेस्ट करते थे एक जमाने में, इस समय स्टीम इंजन होते थे। आज लोकल ट्रेन के लिए तक के डोंगरगढ़ तरस रहा है। हमने सांसद महोदय को लोकल ट्रेनों के लिए, एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए तथा जो ट्रेनें 2-2, 3-3 दिन तक रैक दुर्ग में, बिलासपुर में खड़े रहता है, उसको डोंगरगढ़ तक ट्रेनों को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो डोंगरगढ़ के नागरिक रेल रोको आंदोलन करेंगे। जैसा कि आज अमृत स्टेशन के जो विकास के संबंध में रेलवे का उद्घाटन समारोह था, उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद महोदय जी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पधारे थे। तो हमने डोंगरगढ़ में जो लाखों दर्शनार्थी यहाँ दर्शन को आते हैं, उन्हीं को देखते हुए डोंगरगढ़ का जो ये विशाल और बहुत भव्य स्टेशन तैयार हुआ है, किंतु हमारी बहुत सी पुरानी ट्रेनें बंद है और साथ ही करीब 4-5 ट्रेनों का हमने स्टॉपेज का यहाँ पर दिया है उनको ज्ञापन, जिससे कि आने वाले समय में जो मंदिर का जो हमारा टारगेट है, जैसे अभी 60 से 70 लाख लोग साल भर में आ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि करीब 1.5 करोड़ लोग इस माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए यहाँ पधारे। इसी परिप्रेक्ष्य में मंदिर ट्रस्ट भी भक्त निवास, फूड पार्क आदि ऐसी चीज़ें विकसित कर रहा है कि जो दर्शनार्थी आए तो उनको ये सब सेवा का लाभ मिल सके। आज फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।